रावलपिंडी के जनरल हेडक्वार्टर में एक कमरा 276वीं कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस और मेज पर सिर्फ एक नाम लिखा हुआ है, सिंधु। गिलगित की जनसभा में एक नेता माइक थामता है और शब्द निकालता है कि भारत से जंग लड़नी पड़ी तो जंग लड़ने को हम तैयार हैं। ये किसी फिल्म के सीन नहीं है, ये पाकिस्तान की सीमा, पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो जरदारी का असली ताजा बयान है। लेकिन सवाल ये है कि जो पानी 65 साल तक 2 जंगों, कई सीज फायर उल्लंघनों और दर्जनों तनावों के बावजूद कभी नहीं रुका, वो आज पाकिस्तान के लिए जंग का मुद्दा क्यों बन रहा है। तो आज थिंक 360 की इस पड़ताल में बात करेंगे सिंधु जल समझौते पे, जिस पे एक बार फिर से पाकिस्तान में चर्चा शुरू हुई है, पाकिस्तान में डर पनपने लगा है, पाकिस्तान धमकी की भाषा में है और भारत इसमें क्या ताकतवर जवाब देता है। तो नमस्कार, मैं प्रदीप हूं। आज बात करेंगे कि सोमवार को रावलपिंडी के जनरल हेडक्वार्टर में फील्ड मार्शल सैयद असीम मुनीर की अध्यक्षता में 276वीं कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी सेना के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी ISPR ने एक बयान जारी किया। बयान में साफ लिखा गया कि फोरम ने पक्का इरादा जताया कि पाकिस्तान अपने पानी के अधिकारों की रक्षा के लिए, और सुनिए ध्यान से, कि सभी जरूरी कदम उठाएगा। सभी जरूरी कदम यानी एक सेना जो एक अंतर्राष्ट्रीय जल बंटवारे के मसले पर डिप्लोमेसी या छोड़ के युद्ध की भाषा में, सीधी सैन्य भाषा में बयान दे रही है, ये अपने आप में असामान्य है। सामान्यतः जल बंटवारे जैसे मुद्दे विदेश मंत्रालय और तकनीकी आयोगों के दायरे में आते हैं, सेना के बयान में नहीं। लेकिन पाकिस्तानी सेना जो वहां की सरकार भी चलाती है, हम अक्सर पाकिस्तान को एक गैरिसन स्टेट यानी कि छावनी वाला राज्य कहते हैं, जहां बंदूक की दम पर राज चलता है, उसी बयान में भारत पर एक और गंभीर आरोप सेना लगाती है कि भारत प्रायोजित आतंकवादी समूह पाकिस्तान के अंदर हमलों के लिए अफगान तालिबान सरकार के नियंत्रण वाले इलाकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, गौर कीजिए, बिना किसी सबूत के, बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय जांच के सीधा आरोप, और साथ ही कश्मीर मुद्दे को फिर से उठाकर संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों का हवाला देकर और पुरानी घिसी पटी लाइनें रिपीट की जा रही हैं। एक शब्द में कहें तो अब असली मुद्दे पर घिरते हैं तो पुराना कश्मीर कार्ड निकाला जाता है। ये पाकिस्तान की कूटनीति का दर्शकों पुराना पैटर्न है और आज भी वही दोहराया जा रहा है। अब बात करें बिलावल भुट्टो की। अगर मैं बेनजीर भुट्टो की आत्मकथा डॉटर ऑफ ईस्ट पढ़ता हूं तो उसमें उल्लेख है कि समय से पहले पैदा हुआ बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो के पैदा होने का अंदाजा नहीं लगा पाए थे जनरल जिया उल हक, और उन्होंने बेनजीर भुट्टो की डिलीवरी डेट के वक्त चुनाव घोषित कर दिए थे वो सैनिक शासन के बाद, कि बेनजीर जो है वो चुनावों की बजाय अपनी डिलीवरी में व्यस्त होंगी। लेकिन बिलावल समय से पूर्व पैदा हो गया और बेनजीर को चुनाव की तैयारी का टाइम मिल गया और वो चुनाव जीत गई बात में। तो वही बिलावल भुट्टो जो समय से पैदा हुए हैं, इमेच्योर, प्रीमेच्योर हैं, वो एक बयान दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि गिलगित में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये कह रहे हैं, जो पीपल्स पार्टी के नेता हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, वो ये कह रहे हैं कि भारत सिंधु नदी को एक हथियार की तरह पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। बिलावल कह रहा है कि हम भारत को बताना चाहते हैं कि हम इस समझौते की रक्षा करेंगे, हम सिंधु पर सौदा करने को तैयार नहीं है, जंग लड़नी पड़ी तो जंग लड़ने को तैयार हैं। और फिर सीधा निशाना यह आया कि मोदी सरकार पे, कि सिंधु जल समझौते के मैदान में हम मोदी सरकार को नाकाम करेंगे। अब जरा सोचिए, जो देश खुद आर्थिक संकट से जूझ रहा है, जिसकी विदेशी मुद्रा भंडार पर IMF की शर्तें लटकी हैं, जो अपने ही सिंध और बलूचिस्तान में आंतरिक अशांति से परेशान है, वो देश पानी के मुद्दे पर भारत को जंग की धमकी दे रहा है। ये धमकी कम और घरेलू राजनीति में अपनी साख बचाने की कोशिश ज्यादा नजर आती है। पाकिस्तान की जनता के सामने असली मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, बिजली संकट हैं और
उन मुद्दों से ध्यान भटकाने का सबसे आसान तरीका है भारत को विलेन बताना। राजनीतिक लोग जो है अक्सर कहता है, ऐसे ही बयान देते हैं। तो अगर भारत के रुख पे आए, जो शुरू से लेकर अब तक बिल्कुल स्पष्ट, अडिग और तथ्यों पर आधारित रहा है। बीते हफ्ते 3 जुलाई को भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि सिंधु जल समझौता तब तक स्थगित रहेगा जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद का समर्थन करना नहीं छोड़ देता। कोई नई बात नहीं। याद कीजिए 22 अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ वो चरमपंथी हमला, जिसमें निर्दोष नागरिकों की जान गई, और उसके बाद पीएम मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी का फैसला सिंधु जल संधि को स्थगित करने को लेकर आया। तो भारत का रुख बिल्कुल साफ है। जब तक सीमा पार से आतंक की फैक्ट्री चलती रहेगी, तब तक पानी और आतंक साथ साथ नहीं चल सकते। न बातचीत, न आयोग की बैठक, न डेटा शेयरिंग, जब तक पाकिस्तान अपनी जमीन से चलने वाले आतंकवाद पर लगाम नहीं लगाता। और यहाँ एक बेहद अहम बात है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत यानी हेग की कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के फैसले को भी सिरे से खारिज किया है। जब उस कोर्ट ने कहा कि भारत इस संधि को एक तरफा सस्पेंड नहीं कर सकता, तो भारत हेग के उस कोर्ट को ही अवैध रूप से गठित बताता है। क्यों? क्योंकि भारत का रुख शुरू से एक जैसा रहा है। भारत अंतर्राष्ट्रीय निगरानी के खिलाफ नहीं है, लेकिन यह उस मध्यस्थता तंत्र के खिलाफ है जिसे भारत वैध नहीं मानता, जो किन्हीं के पक्ष में झुके हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि जब तटस्थ विशेषज्ञ यानी न्यूट्रल एक्सपर्ट 2026 के अप्रैल में भारत के हक में फैसला देते हैं, तो भारत उसे स्वीकार करता है। यानी भारत तथ्यों और तकनीकी योग्यता के आधार पर फैसलों को मानता है, दबाव या राजनीतिक बयानबाजी के आधार पर नहीं। ये फर्क समझिए। एक तरफ पाकिस्तान है जो हर मंच पर, हर भाषण में सिर्फ धमकी की भाषा बोल रहा है, दूसरी तरफ भारत है जो कानून, तथ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर अपने फैसले लिए खड़ा है। अब अगर बात करें कि ये है क्या मामला, कई दर्शकों को शायद इस मामले की पृष्ठभूमि का नहीं पता, तो उनके लिए संक्षेप में समझें कि 19 सितंबर 1960 को कराची में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे विश्व बैंक की मध्यस्थता में। संधि के मुताबिक सिंधु, झेलम और चेनाब की पश्चिमी नदियां बताते हुए इनका पानी मुख्यतः पाकिस्तान के लिए तय हुआ, जबकि रावी, ब्यास और सतलुज यानी कि पूर्वी नदियां भारत के हिस्से आईं। यानी कुल जल प्रवाह का लगभग 80% पाकिस्तान को और सिर्फ 20% भारत को। फिर भी हर बार भारत अपने वैध और सीमित अधिकार का इस्तेमाल करता है। बिजली परियोजना हो या सिंचाई, पाकिस्तान शोर मचाता है। 65 साल में 2 बड़े युद्धों, कारगिल और सियाचिन जैसे मामलों के बावजूद ये संधि कायम रही। लेकिन 2025 के पहलगाम हमले ने साबित कर दिया कि जब पड़ोसी देश आतंकवाद की फैक्ट्री चलाना बंद नहीं करेगा, तो फिर सद्भावना के पुराने समझौते भी असीमित समय तक नहीं चल सकते। अब सवाल ये है, क्या पाकिस्तान वाकई भारत के खिलाफ जंग की स्थिति में है? आंकड़े और जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयान करते हैं। पाकिस्तान की सेना पहले ही बड़बोले बयान देती रही है। बीते साल अगस्त में फ्लोरिडा के टैंपा में एक डिनर के दौरान खुद आसिम मुनीर ने कहा था कि पाकिस्तान भारत के किसी भी भावी बांध को 10 मिसाइलों से तबाह कर देगा। ये भाषा किसी जिम्मेदार सेनाध्यक्ष की नहीं, बल्कि हताशा में दी हुई धमकी जैसी लगती है। सच्चाई यह है कि पाकिस्तान के पास फिलहाल इतनी बुनियादी ढांचागत क्षमता ही नहीं है कि वो सिंधु के जल प्रवाह को लेकर कोई बड़ा तकनीकी कदम उठा सके। भारत ने अब तक पानी को मोड़ा नहीं है, बंटवारे का उल्लंघन नहीं किया है, सिर्फ प्रक्रियागत सहयोग रोका है। स्थायी सिंधु आयोग की बैठकें नहीं, हाइड्रोलॉजिकल डेटा साझा नहीं, विवाद निपटान में हिस्सेदारी नहीं। यानी असली दबाव भारत की तरफ से है। और पाकिस्तान की भाषा में जो जंग शब्द पर बार बार आ रहा है, वो दरअसल इसी दबाव की प्रतिक्रिया। तो बात करें कि भारत की स्थिति क्या है और इसमें आगे की राह क्या है इन धमकियों के बीच। ये तस्वीर साफ है कि एक तरफ पाकिस्तान है जिसकी सेना और राजनीतिक नेतृत्व दोनों धमकियों की भाषा में है और कश्मीर का पुराना कार्ड खेल रहे हैं और असल में अपनी घरेलू नाकामियों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। और दूसरी तरफ भारत है जिसने एक शब्द बिना ऊंची आवाज बोले, बिना धमकी दिए, सिर्फ नीति, कानून और राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर अपना रुख तय किया है और उस पर अडिग खड़ा है। संदेश एकदम स्पष्ट है, पानी और आतंकवाद दोनों साथ नहीं चलेंगे।
ये सिर्फ एक जल समझौते की कहानी नहीं है, ये इस बात की कहानी है कि कैसे एक जिम्मेदार राष्ट्र संयम, तथ्य और दृढ़ता से अपनी बात मनवाता है और कैसे एक बौखलाया पड़ोसी सिर्फ शोर मचा सकता है। अब आपकी बारी, कमेंट में बताइए कि क्या भारत को सिंधु जल संधि स्थायी रूप से समाप्त कर देनी चाहिए या पाकिस्तान के आतंकवाद पर लगाम लगाने तक इसे स्थगित रखना सही रणनीति है।